माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले बुद्ध के प्रवचन से प्रभावित होकर 500 व्यापारियों के एक समूह ने गौतम बुद्ध को एक बहुत बड़ा क्षेत्र उपहार में दिया, जहां बहुत सारे आम के पेड़ थे, और यहीं बैठकर बुद्ध ने कई वर्षों तक लोगों को उपदेश दिए, और इस वन को तपोवन कहा जाने लगा। और आगे चलकर इसी जमीन पर वो बीज बोए गए जिसने दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी को जन्म दिया। स्क्रॉल्स बियॉन्ड टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। समय बीता और आया भारत का गोल्डन एज, यानी कि गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता सम्राटों ने संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया, और इसी माहौल में इस छोटी सी आध्यात्मिक भूमि को एक विशाल विद्यापीठ में बदलने की योजना बनी। गुप्ता साम्राज्य के वंशज कुमार गुप्ता ने पहली बार 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, और धीरे धीरे नालंदा एक साधारण शिक्षण स्थल से बढ़कर विश्व स्तरीय विद्यापीठ बन गया, जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनमें भारत के साथ ही साथ तिब्बत, चीन, कोरिया, सुमात्रा, जावा, म्यांमार, पर्शिया जैसे देशों के भी विद्यार्थी शामिल थे। और इन्हें शिक्षा देने के लिए लगभग 1500 से 2000 शिक्षक थे, जो विश्व स्तरीय ज्ञान रखते थे, जिन्हें शीलभद्र, धर्मपाल, शांति रक्षित और नागार्जुन जैसे उपाधि दी जाती थी। ये विश्वविद्यालय लगभग 120 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 11 बड़े विहार यानी कि हॉस्टल ब्लॉक थे, साथ ही 6 विशाल मंदिर, क्लासरूम, तालाबें और बड़ी बड़ी दीवारें थीं। लेकिन यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी यहाँ की लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख से भी अधिक पुस्तकें थीं। इस 9 मंजिला लाइब्रेरी को 3 भागों में बांटा गया था: रत्न सागर, रत्नादधि और रत्नरंजक, जिसमें विभिन्न विषयों की किताबें थीं, जैसे गणित, खगोल, वास्तुशास्त्र, व्याकरण, तंत्र, तत्वज्ञान, योग, ज्योतिष आदि। इस विश्वविद्यालय में ये सभी विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ की शिक्षा काफी प्रभावशाली थी। माना जाता है कि नालंदा का खाद्य भंडार और खर्च पास के 200 गांवों से आता था। दरअसल यहाँ के आचार्य गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे, और उन्हीं से जो मिलता उसी से नालंदा विश्वविद्यालय चलता। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के आचार्य चाहते थे कि शिक्षा और राजनीति को एक दूसरे से दूर रखा जाए, इसलिए वे राजा से कुछ नहीं लेते थे। आज के जमाने के हिसाब से उनकी सोच हमसे कहीं ज्यादा आगे थी। यहाँ पढ़े हुए विद्यार्थियों का नाम भी विश्व प्रसिद्ध हुआ। हम भारतीय जिस जीरो शून्य की उत्पत्ति का श्रेय महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट को देते हैं, वे भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे। साथ ही नागार्जुन और धर्मकीर्ति जैसे महान लोग भी यहीं से पढ़े थे। इनके साथ ही प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग भी यहीं से पढ़े थे। ये दर्शाता है कि नालंदा का नाम भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। इसकी ख्याति पूरे विश्व तक फैली हुई थी, खासकर चीन और तिब्बत जैसे देशों में। नालंदा का असली इतिहास भी हमें शुअनजांग नामक चीनी ट्रैवलर द्वारा मिलती है। शुअनजांग अपनी किताब ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में बताते हैं कि वे 630 AD में नालंदा आए। जैसे ही वे नालंदा के विशाल द्वारों से गुजरे, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी साधारण स्थान पर नहीं आए, बल्कि एक ऐसे ज्ञान साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं। उन्होंने नालंदा में लगभग 10 वर्ष बिताए, और उन्हीं के लेख से हमें पता चला कि नालंदा में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। वे बताते हैं कि नालंदा का माहौल सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि बौद्धिक युद्ध का था, जहां दैनिक शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट्स होते थे। विद्यार्थी एक दूसरे से सवाल करते, जवाब देते, परंपराओं पर प्रश्न उठाते और दर्शन के गहरे पहलुओं को चुनौती देते थे। जुआनजांग स्वयं नालंदा में शास्त्रार्थ जीतकर प्रसिद्ध हुए थे, और उन्होंने यहाँ से हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर चीन वापसी की। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर आज चीन और जापान में महायान बौद्ध धर्म की संरचना दिखाई देती है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जिस ज्ञान को हम नया समझते हैं, शायद वह आज से कई हजार साल पहले ही मौजूद था। बस इतिहास की धूल ने उसे दबा दिया, और इसी धूल में नालंदा भी दब गई। सन 1193 खिलजी की सेना नालंदा की ओर बढ़ रही थी, और फिर आया भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक क्षण। खिलजी की सेना ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया।
उन्होंने आचार्यों को मारना शुरू कर दिया, साथ ही विद्यार्थियों को भी मार डाला। नालंदा की दीवारें खून से रंग चुकी थीं और अंत में खिलजी ने नालंदा को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि उस समय वहां की लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं, जो लगभग 3 महीनों तक जलती रहीं, और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का पतन हुआ। लेकिन मित्रों, कुछ सबूत और बुक्स हमें यह बताते हैं कि नालंदा को खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म और ज्यादा फैले। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में नालंदा को खिलजी ने नहीं बल्कि स्वयं ब्राह्मणों ने जलाया?